उसका हिस्सेदार हुआ करता था, कई पशु उसका उत्पादक हुआ करता, गोबर था, फार्मर ने तो गोबर तो खा ही हो सकता, वह टेंडेंसी को कर सकते हैं क्या हो सकते। आज उनके गांव की स्थिति ये है कि सब लोग अनाज खाना चाहता है, अनाज उपजाना कोई नहीं चाहता है। ये चिंता की बात है। हम सब जिंदा ही अनाज पर हैं, लेकिन उस अनाज का उत्पादन हो, कल्टीवेशन हो, ग्रोइंग हो, कोई नहीं चाहता है। जिनको जमीन होगी आप देख लेते रहेंगे, लेबर भी मिला होगा। अगर लेबर मिल रहा है तो उस लेबर के अपने नखरे, अपने उसके तौर तरीके हैं, और उन नखरे से मालिक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जमीन के मालिक को। मतलब ये एक बड़ी समस्या हो गई है। प्रोफेसर यश कुमार सिंह सर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना उद्बोधन करें। अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय से हमारे मित्र पधारे हुए प्रोफेसर बंशीधर पांडे जी, BHU से विशिष्ट अतिथि के रूप में अजय कुमार सिंह जी, कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह जी, इस संगोष्ठी के संयोजक आलोक कश्यप जी तथा इस महाविद्यालय के सभी अध्यापकगण जो कि इस सेमिनार के आयोजन में लगे हुए हैं। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय इस कॉलेज के सारे अध्यापक, कर्मचारी और यहाँ के छात्र तथा विश्वविद्यालय तथा कॉलेज से पधारे हुए हमारे मित्रगण, जिसमें से प्रोफेसर भारती रस्तोगी जी, प्रोफेसर तेज बहादुर सिंह जी अभी कहीं बाहर निकल गए हैं, डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, इसके अलावा रणधीर जी आए हुए हैं, गुरुभूषण जी, रजनीश जी भी हैं, ब्रजेश जायसवाल जी भी हैं, राजेश प्रसाद जी भी हैं, DAV कॉलेज आजमगढ़ से राकेश यादव जी हमारे मित्र वो भी आए हुए हैं, दयाशंकर सिंह यादव जी भी हैं। बाकी जितने भी प्रतिभागीगण हैं तथा हमारे यूनिवर्सिटी से आए हुए हमारे विद्यार्थी बहुत सारे दिख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है इस संगोष्ठी में, सेमिनार में। मुख्य अतिथि के भाषण के बाद वास्तव में मुख्य अतिथि अगर इस तरह के हों कि जो कि ऑलरेडी MLA ऑलरेडी मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य भी इसमें वैसे हैं और इन सबसे बढ़कर के प्रोफेसर हैं, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक और सामाजिक जो है, और उसके साथ साथ आपने जैसा बताया कि सोशल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, इस तरह से मैनेजमेंट को जो है सोसाइटी और सोशल वर्क तथा साइकोलॉजी से जोड़ते हुए जो है मैनेजमेंट किया जाए। तो बहुत कुछ बचता नहीं है, फिर भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 1 बजे सर को निकलना था, 2:30 शायद ट्रेन है, बस 10 से 15 मिनट अगर हो जाता है तो 1:15 तक 10 मिनट जो है आप लोग बोल दीजिएगा, क्योंकि एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण जो है हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, एक टीचर होने के कारण कि मेरे समय की सीमा जो है समाप्त हो चुकी है। जैसा कि टॉपिक से ही ये विदित होता है कि रूरल इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन और रिकंस्ट्रक्शन जो है वो जो है किस तरह से 21वीं सदी में जो है किया जाए। चूंकि क्या होता है कि हम अगर भारतीय समाज को देखने का प्रयास करें तो हमें जो है विश्व के परिदृश्य में थोड़ा देखना पड़ेगा, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है निश्चित अर्थव्यवस्था अपनाया था, पूंजीवाद के साथ साथ समाजवादी व्यवस्थाओं के माध्यम से उनके विकास का जो है मॉडल था। तो 25 विधायक जितनी योजनाएं थी 12 पंचवर्षीय जो है का गठन आयोग जो है का गठन कर दिया गया है
और योजना आयोग को पूरे से खत्म कर दिया है। हमारे पास समाधान होते हैं और पासवान साहब ने वास्तव में जो है हमारे पास सावधान, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है हमारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उन सभी चुनौतियों से हम किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, इन चुनौतियों से भी बाहर निकलेंगे और कुछ चीजें थोड़ी सी जो है समाजशास्त्री उस पर कर दिया जाए। क्या होता है कि जब हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, हम एक त्रिकोण के रूप में देखते थे, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था और आपका ग्राम पंचायत। ये तीन महत्वपूर्ण भी थी जो कि वहां पर सारी चीजों को, व्यवस्थाओं को देखती थी और वहां पर जो है उस चीजों को जो है जो सामाजिक संरचना थी इससे बनी हुई थी। और इसी में हम जोर देना चाहते परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म और राजनीति। ये परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति व्यवस्था, धर्म और राजनीति, ये 6 ऐसे तत्व हैं जो कि जिसको हम कहते हैं। आपने आज के पेपर में मैंने पढ़ा कि ये जो आपका महाकुंभ के कारण 4 ट्रिलियन जो है हमारी जो है अर्थव्यवस्था मार्च तक हो जाएगी। 5 ट्रिलियन का जो सपना है प्राइम मिनिस्टर जी का 2027 तक वो पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ महाविद्यालय के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आपके आमंत्रित किया। ग्रामीण कार्यक्रमों के द्वारा होने वाले ग्रामीण परिवर्तनों को और उस परिवर्तनों को किस प्रकार डिजिटल इंडिया के द्वारा एक्सेलरेटर मिला है, उसको समझाकर हमने ये बताने का प्रयास किया कि गांव और शहर में दोनों में जो मूल भेद है वो बने रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। सर्वप्रथम मैं महर्षि सभी चरणों नमन करते हुए संस्थापक महाराज के चरणों नमन करता हूँ और अपने मंचासीन अतिथियों के नमन करते हुए अपनी वाणी शुरू कर रहा हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं सर्वप्रथम अपने मुख्य अतिथि संजय पासवान सर के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ जो कि पटना विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। पटना विश्वविद्यालय अपने आप में एक गौरवशाली विश्वविद्यालय है। यह गौरवपूर्ण और गौरवशाली इतिहास प्रारंभ से ही अपने अंदर संजोए किए हुए हैं और प्रारंभ से आज तक कई रत्न और विभूतियों के अंदर पैदा किया और अपने अंदर समाहित किया हुआ है। और कहने में कोई अतिथि नहीं है कि प्रोफेसर संजय पासवान सर भी उन्हीं रत्नों में से एक है। यह राजनीति और शिक्षा दोनों के संगम है। राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी योगदान दिया और शिक्षा क्षेत्र में भी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी कई पुस्तकें और कई शोध कार्य प्रकाशित हो चुके हैं। ये कई सिलेक्शन कमेटियों में भी रह चुके हैं और इनकी कई सिलेक्शन कमेटियों में रह चुके और आज भी कई विश्वविद्यालय में यह कृषि के परामर्शदात्री में शामिल। सर इतने इस उम्र में इतने ऊर्जावान हैं कि आज जब हम लोग काफी शॉर्ट समय में जब उनको आमंत्रित किया गया, इन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और आज विश्वविद्यालय परिस्थिति में यात्रा करने के समय में सोचा जाता है वैसी परिस्थिति में भी आए और अपनी जिस तरह से कहा कि गाँव के लोग सरल, सहज और सुलभ स्वभाव होते हैं, उन्हीं का इन्होंने सरल और सुलभ स्वभाव के नाते हम लोगों को स्वीकार किया। ऐसे गरिमापूर्ण व्यक्ति की उपस्थिति से मेरा महाविद्यालय और मेरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इनके उद्बोधन से हम सभी अवश्य लाभान्वित हुए हैं। ऐसे विभूति के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की समाज विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर विजय सर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं और अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के पास आए और अपने उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित किए। ऐसी प्रोफेसर विजय सर के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने विशिष्ट अतिथियों अजय कुमार सिंह सर जो कि बीएचयू से आए और प्रोफेसर वंशीधर पांडे सर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वे अपने व्यस्ततम समय से आए और हम लोग अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित किए।
मैं धन्यवाद ज्ञापन क्रम में भले ही भौतिक उपस्थित नहीं है, फिर भी मैं अपने महाविद्यालय के प्रबंध समिति के सचिव प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार मिश्र सर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि इस सेमिनार में अपनी जहाँ उनकी आवश्यकता नहीं थी, उन छोटी चीज़ों पर भी उन्होंने ध्यान दिया कि यह सेमिनार सफल हो। आज भले ही भौतिक उपस्थित नहीं है, लेकिन वो अपने महाविद्यालय के PHU के लॉ डिपार्टमेंट में बैठे हुए भी हमारे सेमिनार के विषय में सोच रहे हैं कि किस तरह सफल हो। ऐसे अपने ऊर्जावान और बहुप्रतिभाशाली सचिव प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त इस क्रम में अपने ऊर्जावान और बहुप्रतिभाशाली अपने प्राचार्य के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब से इन्होंने आया ऐसी कई कार्यक्रम यहाँ करते गए और सर के विषय में बतलाना सूर्य को टॉर्च की रोशनी दिखाने के बराबर हो। ऐसे कई एकल का व्याख्यान होते हैं, कई विशिष्ट विद्वानों को हमेशा बुलाया जाता है और सर जब से आए हमेशा इनकी चिंता यही रहती है कि किस तरह महाविद्यालय प्रगतिशील हो। कल हम लोग के साथ 9 बजे रात तक बैठे रहे और यहाँ चिंतित करते रहे। हम लोग यद्यपि इनको आश्वासन देते रहे कि सारी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, लेकिन जब तक इन्होंने अपने से सारी व्यवस्थाओं को नहीं देखा, संतुष्ट नहीं हुए, यहाँ से नहीं गए। ऐसे प्राचार्य के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं विभिन्न मीडिया से आए मीडिया प्रभारी बंधुओं प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पहले भी कार्यक्रम की मीडिया में प्रकाशित किया और आज भी उपस्थित है। मैं उनके प्रति भी करता हूँ। मैं फोटोग्राफर और छायाप्रति बंधुओं प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विभिन्न प्रदेशों के महाविद्यालयों से आए हुए अपने फैकल्टी मेंबर्स और शोधार्थियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी गणमान्य उपस्थिति इस सेमिनार को चार चांद लगाया। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन समिति से संबंधित सभी सदस्यों प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग किया। मैं इस महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक बंधुओं बहनों प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 2 दिन से अथक प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। मैं इस महाविद्यालय के छात्राओं जो आज वॉलंटियर रूप में उपस्थित हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस महाविद्यालय के सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति भी व्यक्त करता हूँ, जो कि कल रात तक तो थे या सुबह ही 6 बजे से यहाँ उपस्थित हो गए और हमें उम्मीद है कि पूरी 2 दिन तक उस एक्टिव रहेंगे। उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिनका नाम शायद लेना भूल गया और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस सेमिनार के सफल बनाने में अपना सहयोग दिए हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभी आप सबसे अनुरोध है कि सभी लोग बोल नहीं रहे भाई। चलिए दोबारा मुलाकात होगी। नहीं कोई बात नहीं सर, ऐसा कैसे पहले आप डॉक्टर साहब आइए। देखा चम्मच
सही चल रहा है। पूरा विद्यापीठ ले लेना, हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं? आपको छोड़ा नहीं गया है, आपने छोड़ दिया। पहुंच गए बाजी। सर सब कुछ होगा। देखा कितना तो खा यार की परंपरा है कि मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करने की एक परंपरा है। उसी क्रम में मैं अपने महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि आप आए और डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी का माल्यार्पण शॉल और मोमेंटों के साथ स्वागत करने की कृपा करें। प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह जी। चला यार उठीन तो हम गजब एकदम हो गया। रुका ना सर सर एक इसी क्रम में प्रोफेसर भारती रस्तोगी जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए। अंगवस्त्र, माला और मोमेंटों के साथ प्रोफेसर भारती रस्तोगी जी का स्वागत करने की कृपा करें। हमारे महाविद्यालय के विधि विभाग के डॉक्टर शिव कैलाश कार्यरत हैं और एकेडमिक क्षेत्र में आपकी विशेष उपलब्धि
सामर्थ्य है। तो इस विशेष सत्र में पा करके आपका हम लोग बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर भारती रस्तोगी मैडम आज के इस विशेष सत्र की विशेष वक्ता है, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत है। निश्चित ही आप लोगों को इससे के विचारों से अवगत होने का भी समय मिलेगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर विधि विभाग से आप हैं और हम लोगों के विशेष अनुरोध पे आप आज हमारे इस विशेष सत्र में आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ समय में ही आप लोगों के विचारों से हम लोग अवगत होंगे। धन्यवाद। हम विशेष सत्र के हमारे मुख्य वक्ता हमारे सम्मानित डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप आएं और अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। डॉक्टर आलोक कश्यप जी, मंच पर आसीन विद्यापीठ से आए हुए दो गणमान्य अतिथि और यहाँ सभागार में उपस्थित हमारे कुछ मित्र दयाशंकर यादव जी बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व मित्र हैं, और विद्यापीठ से आए हुए शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राओं। वैसे तो ये विषय जो समाजशास्त्र का जो विषय है, ये मैं लॉ का वो विद्यार्थी हूँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं जो समझ पाता हूँ कि लॉ एंड सोशियोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कहा भी जाता है कि लॉ एज ए मीन्स ऑफ सोशल चेंज। लॉ जो है, कानून जो है, वो समाज को बदलने का एक माध्यम, एक साधन है। और लॉ, हाउ लॉ कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, समाज को कानून कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसको बहुत सारे कानूनों के माध्यम से या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के माध्यम से देखा जा सकता है। मैं कुछ अधिनियम के माध्यम से जो कानून बनते हैं, संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उसका समाज शास्त्र और समाज को ट्रांसफॉर्म करने में, समाज के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या भूमिका है। सबसे पहला तो जो शिक्षा का अधिकार है, जो राइट टू एजुकेशन है, प्राइमरी राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है, यह भी एक कानून है। इसको संसद के द्वारा कानून बनाया गया। उसके पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट एंड पर्टिकुलरली दिस राइट इज फॉर दोज पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड फीस, जो बहुत ज़्यादा फीस है वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। ये डीपीएस में या यहाँ का जो डीपीएस स्कूल है या सनबीम स्कूल है, जिसमें बहुत ज़्यादा फीस लगती है, उसमें भी ये कानून बन गया संसद का कि अब इन विद्यालयों में भी पूरी सीट का 15% जो कोटा होगा और समाज के बीपीएल कार्ड होल्डर बच्चों से भरा जाएगा। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे, उनको भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, न केवल सरकारी विद्यालयों में बल्कि ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में जिसमें वो इस कानून के न आने के पहले वो पढ़ाई करने से वंचित हो जाते थे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कानून है पार्लियामेंट का, वो समाज को बदलने में कितना अहम भूमिका अपना प्रस्तुत किया है। और इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के आने से प्रत्येक विद्यालय हैं, ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया। और उस कानून बनाने से पहले 1978 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो राइट टू फ्री लीगल एड है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, प्रत्येक निर्धन व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और जीवन के अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, उस जीवन के अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा यदि व्यक्ति निर्धनता के कारण न्याय पाने से वंचित हो जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद के द्वारा 1987 में एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया। और यह कानून निस्संदेह भारतीय समाज को, विशेषकर जो निर्धन व्यक्ति हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करने का, उनको उस सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का, ऐसे बहुत से कानून हैं जो सोशल चेंज का, जो सामाजिक परिवर्तन का साधन बने। और इसलिए कहा जाता है कि लॉ इज कंसिडर्ड एज इम्पार्टिंग टूल, इम्पार्टिंग मीन्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का एक साधन समझा जाता है कानून को। और भारतीय संसद के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए हैं, उसमें से मैं कुछ कानूनों को उद्धृत किया हूँ। और यदि मंच की मंशा है तो मैं इस कानून मैं अभी और अपने वक्तव्य को जारी रखूँ।
जो आपके समझ कुछ ऐसे कानून हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में महत्वपूर्ण अपना रोल प्रस्तुत किए हैं। तो 3 तो ऐसे कानून हो गए जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि जो गरीबों के लिए न्याय प्रदान करने के लिए राइट टू फ्री लीगल एज को, और प्रत्येक आप देखेंगे आपके यहाँ भी लॉ फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी में भी फ्री लीगल एज होगा, और विभाग के रूप में, शिक्षक के रूप में, और छात्र कैसे निःशुल्क विधिक सहायता में अपना योगदान दे सकते हैं, ये भी प्रत्येक विद्यालयों में, राज्य स्तर में, न केवल कचहरी कोर्ट में बल्कि प्रत्येक विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज में बाध्यता कर दिया गया है कि वो लॉ फैकल्टी में एक लीगल एड सेल होना चाहिए, जिसमें कि जो लॉ के विद्यार्थी हैं वो गरीब लोगों को अपने एक आइडेंटिफाई करें कि उनके पेंडेंसी, उनके मामले कितने पेंडिंग हैं और वहाँ तक कोर्ट तक जाएँ। तो निश्चित रूप से जैसा कि समय का मुझे बताया गया, समय का अभाव है, लॉ कानून सामाजिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत किया है। उससे ज़्यादा योगदान भारतीय उच्चतम न्यायालय का है, जिस उच्चतम न्यायालय की वजह से जितने भी हम अधिकार देख रहे हैं, भोजन का अधिकार और संविधान में उपस्थित समस्त प्रबुद्धजनों, हमारे सभी प्यारे रिसर्च स्कॉलर्स और विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ आयोजक मंडल को कि वो ये विषय उन्होंने जो चुना है वो कितना प्रासंगिक है, और वो क्यों प्रासंगिक है इससे मैं अपना उद्बोधन शुरू करना चाहती हूँ। भारतीय समाज की समक्ष अभी जो मुख्य चुनौतियाँ हैं उनमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है जनसंख्या का देश में असमानीकरण। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बर्स्टिंग सिचुएशन हो जा रही है। और दूसरी एक समस्या है जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक बहुत बड़ी आपने पहले के लेक्चर्स जो सुने होंगे उसमें भी मुख्य रूप से ये चर्चाएं होनी। और तीसरी समस्या है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की बहुत कम स्तर जो रैंक है वो बहुत निम्न है, और हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो भी 143 कंट्रीज़ का अगर इंडेक्स जब निकाला गया तो भारत का वहाँ पे रैंक जो है वो 126 है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। ये हैप्पीनेस, ये मानव विकास सूचकांक में आय का स्तर, शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य का स्तर का इंडेक्स निकाला जाता है, और वो भी भारत का 127वें पायदान पे है। ये बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब कि हम शैक्षिक स्तर पे, आय के स्तर पे और स्वास्थ्य के स्तर पे अनेक देशों में बहुत निम्न स्तर पे पाए जा रहे हैं। इन सब की जो मूल जड़ है वो ये है कि हमारा भारत देश जो मुख्यतः ग्रामीण प्रधान देश है, क्योंकि 68% पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अब ये जो 68% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, यही सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद से रिलक्टेंट रही है, क्योंकि जो जनसंख्या का स्तर बीते दशकों में बढ़ा और जो प्रजननता का स्तर बढ़ा वो ज़्यादातर गाँवों की वजह से बढ़ा, और गाँव में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण जो होर्डिंग्स थे वो कम पड़ने लगे और एक तरीके से गाँव में भुखमरी की स्थिति आने लगी, जिसके कारण मजबूरीवश गाँव के लोगों को शहर में प्रवास करना पड़ा। प्लस बहुत सारे और फैक्टर्स थे, जैसे कि शिक्षा के कम अवसर, रोजगार के कम अवसर, स्वास्थ्य की सुविधाओं का निम्न स्तर और मनोरंजन के साधनों का कम होना, अनुपलब्ध होना गांव में, ये सभी कारण थे जिनकी वजह से एक बड़ी तीव्र गति। बहुत बहुत धन्यवाद। रूरल इंडिया इन 21st सेंचुरी, रिकंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले तो मैं आयोजक महोदय को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी लोगों ने चूंकि समय की बाध्यता है कि जल्दी से अगला सेशन स्टार्ट होना है, इसलिए मैं बहुत कुछ फॉर्मेलिटी में करते हुए सीधे टॉपिक पर आता हूँ। आप लोगों ने ब्रोशर देखा होगा, तो ब्रोशर में बहुत सारे सब थीम दिए हुए हैं, तो मैंने भी उसकी स्टडी भी एक बार सोचा कि इसमें बोला किस पर जाए, क्योंकि जो प्लेनरी सेशन है बेसिकली उसी पर बेस्ड होता है। तो मुझे लगा कि जो अलग अलग सब थीम है उसमें सब थीम नंबर 7, 9 और 11 तीन ऐसे हैं जिस पर कि आप बहुत सारे शोधार्थी यहाँ बैठे हुए हैं
आप लोग अक्सर जब अपना रिसर्च टॉपिक लेकर आते हैं तो गांव को कहीं कहीं केंद्र में रखते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये सेमिनार उसी पर बेस्ड है। तो निश्चित रूप से कुछ नई दिशा आप लोगों को यहाँ से प्राप्त होगी कि आप लोग आने वाले समय में किस पर रिसर्च करें। आज का जो मेरा व्याख्यान है, व्याख्यान कह लीजिए, मैं दो बातों पर फोकस करना चाहता हूँ। पहले मेरे अग्रज आदरणीय प्रोफेसर बंशीधर पांडे सर ने सुबह एसडीजी गोल्स की बात की थी। आप लोगों ने उद्घाटन सत्र में आपको सुना होगा, तो आपने एसडीजी गोल की बात की थी जिसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो मुझे लगता है कि एसडीजी गोल प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा स्रोत है या जहां प्राप्त करने के लिए कार्य किए जाने चाहिए वो है भारत का गांव, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या भारत के गांव में रहती है। आप लोगों के दिमाग में अगर वो एसडीजी के जो 17 गोल हैं अगर उनका एक मैप हो तो आप देखेंगे कि शुरुआत के 7 हैं, 7 में जिसमें नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये जो शुरुआत के 7 हैं, ये 7 ऐसे मेजर गोल्स हैं जिनको अचीव करना ठीक है गोल्स हैं, वो किस हद तक फुलफिल हो पा रहे हैं या हम वास्तव में जो 2030 तक उसको प्राप्त कर लेना है, उस लक्ष्य को अचीव कर लेना है जिसके 169 टारगेट्स हैं, उसमें से कमों में उसको बांट दिया गया और देखने का प्रयास किया गया कि वास्तव में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और जिस तरह से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या वहां तक हम पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। वास्तव में 2030 तक अगर हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें कुछ तो करना होगा। उसी का पता लगाने के लिए तो 4 पैरामीटर बनाए गए। पहला पैरामीटर था गांव में से ज्यादातर गांव उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे थे, मतलब 65 के अबव आ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जो पॉलिसीज हैं एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए वो सही दिशा में काम कर रही हैं। बाकी जहां नहीं 50% से नीचे था वहां पर उन सभी दशाओं को लागू किए जाने का प्रयास करना शुरू किया है गवर्नमेंट ने, जिससे कि हम कम समय में भी उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। पहला तो ये है, और इसको मैं यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर हमें वास्तव में एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो भारत के ज्यादातर गाँव में इस तरह की ही पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तो जो हम ट्रांसफॉर्मेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो शायद हम उस दिशा में उतने ज्यादा आगे नहीं जा सकते। पहली बात तो ये। दूसरा जो मेरा बात करने के लिए आप लोगों के सामने मैं आया हूँ उसमें ये है कि हम लोग अक्सर किसी भी भाषा में या किसी भी व्याख्यान में सुनते हैं कि भारत गांव का देश है जहां कृषि ही उसकी प्रधान अर्थव्यवस्था है। निश्चित रूप से ये बात अपने आप में बहुत सत्य है और इधर मैंने बहुत दिनों तक लगातार जब अध्ययन किया और बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स को देखा तो अक्सर आप लोग एक शोध का शीर्षक बनाते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी वाले कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन आईटीसी का इम्पैक्ट गांव पर। बहुत सारे लोग बनाते हैं कि आईटीसी का प्रभाव गांव पर क्या है। वही पारंपरिक खेती के बारे में पता है कि कैसे हमको बस एक बार रबी की फसल फिर खरीफ की फसल वही क्रम चलता आ रहा है, लेकिन अब जो नई तकनीकी है वो तकनीक ये बताने में सक्षम है कि आप एक ही समय में कैसे एक से ज्यादा फसल ले सकते। स्रोत है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छा की रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय में भारत में कृषि के पुनरुत्थान के लिए। और जब हम ये कहते हैं कि भारत गांव का देश है और कृषि यहाँ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो निश्चित रूप से जो ट्रांसफॉर्मेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बात हम कर रहे हैं उसका फायदा हमको आगे मिलना शुरू हो जाएगा। आजकल आप लोगों ने एक चीज और भी देखा होगा कि भारत में वर्तमान समय में बहुत सारे स्टार्टअप की बात हो गई है कि स्टार्टअप किया जाए। स्टार्टअप करने का मतलब कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सके। तो इसका पहल अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ें तो पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी स्टार्टअप की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इसमें चल रहे हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं जिसमें एक स्टार्टअप है एक्जॉन एग्रो। ये ऐसा स्टार्टअप है जो किसानों को उर्वरक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों, बायो उर्वरक, कीटनाशक जैसे उत्पादों की आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। आज इस राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर इस सेमिनार के संयोजक प्रोफेसर आलोक कश्यप जी, मंचासीन डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, प्रोफेसर रस्तोगी मैम, यहाँ उपस्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संकाय अध्यक्ष
प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सिंह जी, प्रोफेसर बंसीधर पांडे जी, प्रोफेसर दयाशंकर जी, प्रोफेसर ब्रजेश कुमार जायसवाल जी, प्रोफेसर कोमल मैडम और इस सभागार में उपस्थित शोधार्थी, विद्वज्जन और छात्र छात्राएं। वैसे तो मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ बुलाया गया है, लेकिन समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते थोड़ी सी बात मैं भी करना चाहूँगा। चूँकि ग्रामीण भारत हमारा शोध का विषय भी रहा है, तो यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उस विषय पर सेमिनार का होना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जैसा बताया भी गया और आप सभी जानते भी हैं। और टेक्निकल सेशन 3 इसी कमरे में चलेगा, टेक्निकल सेशन 2, टेक्निकल सेशन 4 बगल के कमरे में चलेगा। तो जिसका 2 और 4 में है बगल वाले बैठ जाएगा और बाकी सब यहीं रहेंगे। अभी तुरंत टेक्निकल सेशन 1 हमारे प्रोफेसर रूम में उपस्थित प्राध्यापक और प्रोफेसर और सभी हमारे शोधार्थी को आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा विषय है हरित क्रांति से डिजिटल प्रौद्योगिकी क्रांति की ओर ग्रामीण भारत। यूँ तो भारत में अनेक क्रांतियाँ हुई हैं और पहले भी क्रांतियाँ होती रही हैं, जैसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति, भारत की औद्योगिक क्रांति, भारत में हरित क्रांति और अब एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है, डिजिटल क्रांति। जैसे एक समय में हमारा देश अन्न के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, एक तरह का कलंक था कि वो अपना पेट भरने में अक्षम था। हरित क्रांति के माध्यम से MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में 1966 में हमने संकर बीजों के माध्यम से अधिक उत्पादन गेहूं और चावल के मामले में प्राप्त करना शुरू किया और इस प्रकार से हरित क्रांति हमारे आई और हमने अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की। आज एक नई क्रांति हमारे सामने आ रही है, वो है डिजिटल। ग्रामीण पुनर्निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न पहलुओं का समावेश होता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। इस प्रक्रिया में संचार के साधनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शोध पत्र इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संचार के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना, सूचनाओं का प्रसार करना, जागरूकता पैदा करना एवं उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना ग्रामीण पुनर्निर्माण की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण पुनर्निर्माण में संचार के साधनों की प्रभावशीलता को बढ़ाने का कार्य केवल एक तकनीकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह समाज में समावेशिता और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक भी है। ग्रामीण पुनर्निर्माण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण इस काल में समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ एवं विकृतियाँ पैदा हुई, जिससे महिलाओं को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े थे। जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के समान ही सहभागिता महिलाओं की नहीं होगी, तब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज मीडिया, पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। सेना, वायुयान, उड़ान, शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में ग्रामीण पुनर्निर्माण का अभिन्न अंग है। आधुनिकीकरण एवं
के बीच दूरी एवं संबंधों को समाप्त किया है। वहीं आर्थिक क्षेत्रों में नए नए कृषि यंत्रों एवं डिजिटल कृषि संसाधनों के प्रयोग से ग्रामीण पुनर्निर्माण को बल मिला है। सूचना प्रौद्योगिकी में आज के युग। मेरे टॉपिक का नाम है ग्रामीण पुनर्निर्माण में संचार का प्रभाव, एक समाजशास्त्री अध्ययन। जनसंचार के माध्यम से संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। जनसंचार आज के समय में सबसे शक्तिशाली समसामयिक संसाधन है तथा इसके अंतर्गत संचार प्रक्रिया में उपयुक्त सभी तत्व शामिल होते हैं। जनसंचार के लिए सभी व्यक्तियों का योगदान की आवश्यकता होती है। यह संचार में सूचनाओं का एक समग्र जनसमूह के लिए प्रेरित की जाती है। नव उदारवाद भूमंडलीकरण में संचार संसाधन अथवा मीडिया ने विशाल उद्योग का रूप धारण कर लिया है। रेडियो, टीवी, निबंधित मीडिया ने बाजार में वर्चस्व स्थापित कर लिया है। जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। इसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र से किया जाता है। जो निर्माण में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्यसूची है। ग्रामीण समाज का सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण सदैव विकास के सूचकांक के रूप में कार्य करेगा। साधारणतः ग्रामीण विकास को गांव के विकास के रूप में लिया जाता है। ग्रामीण पुनर्निर्माण से अभिप्राय यह है कि इसका व्यापक रूप से ग्रामीण समाज का व्यापक रूप से पुनर्निर्माण किया जाए। आज के भूमंडलीकरण के युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ग्रामीण जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में लोगों की पर्याप्त रूप से सशक्त करने और विकास को सुकर करने की क्षमता है। यह प्रौद्योगिकी क्रांति किसी भी समाज की विकास क्षमता को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। कृषि और ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग बहुत विस्तृत और व्यापक है। इन प्रौद्योगिकी के अभिसरण से ग्रामीण भारत के नव निर्माण में महिलाओं की भूमिका। ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य के लिए लागू की गई शुरुआती आर्थिक नीतियाँ काफी हद तक असफल रही। स्वीकृति ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उप योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बाल विकास का 1982 से 1982-83 में 50 में ग्रामीण जिला में शुरू हुआ, जिसके कारण महिलाएं अपनी झिझक एवं कमजोरियों को दूर कर पाई और वे साहूकारों से ऋण लेने के बजाय बैंक से ऋण लेने में सक्षम हुई। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह जैसी सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की गई, जो क्षेत्र के स्थानीय बैंकों के साथ भागीदारी में चलते थे। यह योजना सफल रही क्योंकि इसमें महिलाओं को वित्तीय ज्ञान दिया और उन्हें आर्थिक अनुशासन के साथ काम करने और हम यहाँ इस संगोष्ठी में चर्चा कर रहे हैं हमारे ग्रामीण समाज का कैसे पुनर्निर्माण किया जाए। क्योंकि हमें इस सब्जेक्ट पे डिस्कशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ ना कुछ डेफिनेटली हम लैक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डेफिनेटली ग्रामीण विकास में छूट रहा है, जिस वजह से हम यहाँ उपस्थित होकर इस पर अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। किन किन तरीकों से, किन किन माध्यमों से इसका हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हमारा देश भारत, जहाँ हम बोलते हैं कि हमारी 60 से 70% आबादी अभी भी गाँव में निवास करती है, और अगर हमारे गांव अछूते रह गए तो हमारा डेफिनेटली हम अपने विकास, अपने पूरे भारतवर्ष का विकास का सोचना तो मतलब विकास संभव तो है ही नहीं, सोच भी नहीं सकते उसके विकास की, क्योंकि गांव ही हमारे देश के विकास का जो केंद्र बिंदु है, जो जड़ है, वो हमारा गांव ही है। अगर प्रकाश दुबे, समाजशास्त्र विभाग, काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। मेरा टॉपिक है ग्रामीण पुनर्निर्माण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का योगदान, एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण। जैसा कि आज का टॉपिक है ग्रामीण पुनर्निर्माण और रूपांतरण है, तो ग्रामीण पुनर्निर्माण का बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें गांव का समग्र विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक, पर्यावरणीय पहलुओं पर विशेष ध्यान देकर गांव को अधिकाधिक सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। इस
प्रौद्योगिकी का अहम योगदान, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ई कृषि, ई पंचायत, ई गवर्नेंस, गवर्नेंस के माध्यम से इसमें अहम बढ़ावा दिया जा रहा है। सिंह जी की कर्मभूमि, शिक्षा भूमि इस महाविद्यालय को नमन करता हूँ। साथ ही साथ आदरणीय मंच पर विराजमान प्रोफेसर गयाशंकर सिंह यादव सर और प्रोफेसर विजय जायसवाल सर का भी अभिनंदन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ इस सभागार में आप सभी शिक्षक बंधु, शोध छात्राएं एवं पत्रकार साथी जो भी, सबको भी मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप सभी लोग सुबह से ही समझ चुके हैं कि आज का जो हमारा सेमिनार है वह रूरल इंडिया इन द 21st सेंचुरी, मतलब ग्रामीण भारत का जो 21वीं सदी में स्वरूप है या उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है या उसमें क्या रूपांतरण हो रहा है, इसमें नव निर्माण क्या हो रहा है, इसी पे सुबह से ही विमर्श चल रहा है। तो अगर देखें तो मानव जब इस दुनिया में अस्थायी रूप से बसने की कोशिश करता है और कृषि की तरफ झुकाव करता है तो वह गांव के रूप में या गांव में बसना प्रारंभ करता है। यानी दुनिया में सर्वाधिक आबादी आज भी गांव में निवास करती है। इसीलिए गांव के संबंध में जो गांव की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है या वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन है, सामाजिक आर्थिक जो दशाएं हैं, उसमें हमेशा सबकी निगाहें रही हैं। इसको नल योजना के द्वारा, सड़क एवं परिवहन के माध्यमों के द्वारा हर गांव में पक्की सड़कें, ढलाईदार सड़कें, नालियाँ ये बनाई जा रही हैं और धीरे धीरे जो लघु स्थापना भी हम गाँव की ओर लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। फिर बिजली की सुविधाएं गाँव में जहाँ नहीं लाइट आती थी वहाँ बिजली की सुविधाएं दी जा रही हैं। ये ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए देखिए, हम इसके कार्यक्रमों से लेकर सामुदायिक कार्यक्रमों तक को देखें, सब के सब जितने भी योजनाएं थी वो ग्रामीण विकास के लिए ही थी, ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए थी। लेकिन इधर के एक दशक में यह योजनाएं तेजी से कार्यान्वित हो रही हैं और इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिल रहा है। और जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं की बात है तो उसमें अभी काम काफ़ी होना है। अभी अधिक स्वास्थ्य पे काम नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे सरकार की सोच किसानों पर, गाँव पर निर्भर है। चाहे हम तकनीकी रूप से चाहे कितना भी आगे चले जाए, लेकिन फिजिकली रूप में या आर्थिकता के रूप में हमें किसानों पर निर्भर है, हमें गाँव पर निर्भरता रहता है। और वह व्यक्ति, वह समाज जो गांव पर निर्भर होकर के आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उसकी प्रति और दूनी चौगुनी बढ़ती जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और प्रोफेसर आलोक कश्यप जी को इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और इतना दूर दूर से इस कार्यक्रम में आप लोग प्रतिभाग किए हैं। शंकर यादव सर सकलनिया पीजी कॉलेज चंदौली में उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोगों को जो है इस टेक्निकल सेशन में समराइज करके बताया कि किस तरीके से आज जो है गाँव में चुनौतियाँ हैं 21st सेंचुरी में साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में। और मैं प्रोफेसर विजेश कुमार जायसवाल सर का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, तथा साथ ही यहाँ पे उपस्थित शोधार्थी जिन्होंने अपना शोध प्रस्तुत किया और गांव के हर पहलुओं को उन्होंने जो है बड़ा ही बारीकी से रखा, इसके लिए मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षक और सभी व्यक्तियों का मैं जो है हृदय से आभार प्रकट करता हूँ तथा